Hello everyone, welcome to Science Academy YouTube channel. I am Sahil and today in this video I'll talk about chromatography. So जो first portion था chromatography का that I covered in the last video, so you can refer to that if you haven't seen that video because that basic thing you have to understand to know about what I will tell in this video. Okay. So today I'll start with this ion exchange chromatography. इसका basic भी मैंने last video में बताया था but I'll uh, you know tell it again. अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें विद द वर्ड आयन वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज चार्ज्ड ओके देयर विल बी सम चार्ज इन्वॉल्व्ड सो हियर यू सेपरेट द चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड दिस हियर आयनिक सॉल्यूट्स क्या करते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन शो करता है विद द चार्ज स्टेशनरी फेस लेट्स फॉर से अगर आपका कोई स्टेशनरी फेस है और वो रिवर्सिबली उसके इरिवर्सिबली उसके साथ बाइंड कर जाता है तो हाउ विल यू सेपरेट क्योंकि अब तो वो इरिवर्सिबली बाइंड कर गया तो इरिवर्सिबली बाइंड करने की वजह से वो सेपरेट नहीं हो पाएगा तो दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग बिफोर आई टेल यू व्हाट्स रिटन इन दिस बुक आई विल जस्ट टेल यू समथिंग for say this NaCl you want to separate okay and you have a stationary phase and I tell you दैट अगर स्टेशनरी फेस का एक बेसिक चीज़ बताया था ना कि स्टेशनरी फेस रिटार्ड करता है मोशन को एक तरह से और जो आपका मोबाइल फेस है वो अपने साथ बाहर ले जाता है ठीक है मोबाइल फेस बाहर ले जाता है और स्टेशनरी फेस स्टॉप करता है ठीक है तो अगर स्टेशनरी फेस की बात करें तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस तरह से सेपरेशन करो कि Cl नेगेटिव पहले बाहर निकले तो आप स्टेशनरी फेस को कौन से चार्ज वाला लोगे आप इसको एनायनिक लोगे कैटायनिक लोगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए प्लस या माइनस अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि Cl नेगेटिव पहले निकलना चाहिए इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फेस में रहना चाहिए और स्टेशनरी में कौन जाना चाहिए Na पॉजिटिव तो Na पॉजिटिव स्टेशनरी में कब जाएगा जब इसके ऊपर क्या होगा अपोजिट चार्ज होगा नेगेटिव होगा ओके तो ये बेसिक चीज़ समझ लो कि जो भी आयन आपका पहले निकल रहा है उसका स्टेशनरी से अपोजिट ही होगा बिकॉज यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो अगर प्लस माइनस की वजह से इसका इंटरेक्शन हो जाएगा तो सोडियम ट्रैप हो जाएगा स्टेशनरी फेज में ठीक है यहाँ पे आपका सोडियम क्या हो गया ट्रैप हो गया और आपका Cl नेगेटिव बाहर आ गया एंड देन आप अपना Na पॉजिटिव बाद में सेपरेट कर सकते हो ओके जो इसके बाद अगर हम बात करें द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज साइज ऑफ द चार्ज एंड द चार्ज डेंसिटी ठीक है मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये तो बहुत बेसिक से टर्म्स हैं तो दैट आई एज्यूम you already know okay the greater the charge or the charge density the stronger the interaction जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी और जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो लिटल और नो एफिनिटी शो करते हैं वो स्टेशनरी फेज एंड मूव कर जाता है ल्यूटिंग बफर के साथ और जो बाउंड सॉल्यूट्स हैं अब ये तो हमने देख लिया अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल में आपको बता रहा था हम ने अब ये सोडियम को भी तो बाहर निकालना है तो इसको आप कैसे निकालोगे इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल करना है बस आपको बफर का एक एडेड आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर डाल देना है जिससे ये भी बाहर आ जाए ठीक है क्योंकि अभी ये ट्रैप्ड है वही आपको यहाँ पे बताया होगा कि बफर ऑफ इंक्रीज्ड आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच यू विल ऐड एंड इंक्रीज इन बफर आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से क्या होगा रिलीज कर देगा सॉल्यूट्स को डिस्प्लेसमेंट से ठीक है अगर आप इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ वाला डालोगे तो वो क्या करेगा जाके डिस्प्लेस कर देगा इन मॉलिक्यूल्स को और आयंस को रादर सोडियम के आपके स्टेशनरी फेज से अगर यहाँ पे आप देखो तो ये इनको सपोज आप यहाँ पे इससे कुछ स्ट्रॉन्ग डाल देते हो जो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है सपोज कोई एक्स आयन है जो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा इसको यहाँ से और एक्स प्लस है इसके ऊपर तो ये यहाँ पे आ जाएगा और सोडियम बाहर निकल जाएगा ओके इसके बाद हो जाता है आपका आयन एक्सचेंजर आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एन इनसॉल्युबल मैट्रिक्स एंड केमिकली बॉन्डेड चार्ज ग्रुप्स तो आयन एक्सचेंजर्स क्या है एक आपका इनसॉल्युबल मैट्रिक्स होगा और केमिकली बॉन्डेड चार्ज ग्रुप होगा उसके ऊपर ठीक है मैट्रिक्स के ऊपर बेसिकली चार्ज फिक्स किया है मान लो ये आपकी शीट जो है ये मैट्रिक्स है इसके ऊपर चार्ज लगा दिया कोई ठीक है सपोज नेगेटिव चार्ज डाल दिया कैटायनिक हो सकता है एनायनिक हो सकता है कैटायन एक्सचेंजर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक आयन एक्सचेंजर ठीक है और इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कैटायन एंड देन इज योर एनायन एक्सचेंजर इट इज़ बेसिक आयन एक्सचेंजर इट इज़ यूज्ड फॉर एनायन सेपरेशन ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एंड
I think I have told this in the previous video as well about DEA cellulose, CM cellulose, that you can watch that video. Okay. अब इसमें अगर हम बात करें तो आपका एनायन एक्सचेंजर कौन होगा जो एनायंस को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो वो किससे बाइंड करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, मतलब एनायन से। और कैटायन एक्सचेंजर मतलब कैटायंस को एक्सचेंज करेगा तो बाइंड करेगा कैटायंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको पीके दे रखा है 4, दैट मीन्स एसिडिक है, और यहाँ पे 9.5 दैट मीन्स बेसिक है। कौन सा वाला एसिडिक है कौन सा बेसिक है आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ बेसिक एक सेलुलोस याद रख लो, DEA सेलुलोस इज़ एनायन एक्सचेंजर, और CM सेलुलोस इज़ योर कैटायन एक्सचेंजर। ये तो C से ही याद रख लेना, CCC ही है सब, और इसका वीकली एसिडिक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एक सॉल्यूट है फॉर से इन अ गिवन सैम्पल विच हैज़ द अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द चार्ज ग्रुप ऑफ आयन एक्सचेंजर, तो बाइंड कर जाएगा कॉलम के साथ, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूट का अपोजिट चार्ज होगा आपके एक्सचेंजर से तो वो बाइंड करेगा। फिर सेपरेशन ऑफ चार्ज सॉल्यूट अक्कर, क्योंकि डिफरेंट सॉल्यूट के अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होगा। सपोज आपके मिक्सचर में 2 ही अनाइंस नहीं बहुत सारे हैं, तो सबकी अटैचमेंट की डिग्री वेरी करेगी। अब जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो उस वजह से उन डिफरेंसेस की वजह से ये अटैचमेंट होती है। इस चार्ज, ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, चार्ज में डिफरेंस हो सकता है, चार्ज डेंसिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। अगर एक सॉल्यूट के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है pH 7 पे, तो वो यूजुअली क्या करेगा, कैटायन एक्सचेंजर से बाइंड करेगा। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। सपोज इफ़ यू हैव अ सॉल्यूट एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है pH 7 पे, तो वो कैटायन एक्सचेंजर बाइंड करेगा बेसिकली एसिडिक के साथ, और जिसके अंदर क्या होंगे, कार्बोक्सिलेट ग्रुप होंगे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ओके, तो आप क्या करेगा, वो वेयर इज ए नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी कैटायन एक्सचेंजर के साथ, ठीक है। द बाउंड मॉलिक्यूल्स कैन बी इल्यूटेड बाय अल्टरिंग पीएच, जो अगर हमारे बाउंड हो गए मॉलिक्यूल्स उसको हम पीएच ऑल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, और बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वही बात जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाउंड टू कैटायन एक्सचेंजर कैन बी इल्यूटेड बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, everything is written same. I'll just show you with this diagram. Suppose this is a sample, okay, and you are loading it. Suppose this is a stationary phase and this is anion exchanger. Basically it will exchange anion. अब इसको anion exchange करना है, मतलब ये anions के साथ बाइंड करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, तभी ये नेगेटिव के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर नेगेटिव आयंस आर अटैच्ड टू दिस स्टेशनरी फेज, ओके, दिस इज योर स्टेशनरी फेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाले इंटरेक्शंस, ये नेगेटिव रह गया और पॉजिटिव पहले बाहर आ गया, ये पॉजिटिव आपका बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको नेगेटिव को निकालने के लिए क्या करोगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला डालोगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो डिस्प्लेस करेगा या फिर वो इल्यूट कर देगा, ठीक है, वट एवर यू कैन से। अब आप सिलेक्शन कैसे करते हो आयन एक्सचेंजर की, ये भी आपको थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है आई गेस। बिफोर अ प्रॉपर चॉइस ऑफ आयन एक्सचेंजर कैन बी मेड, नेचर ऑफ सॉल्यूट्स टू बी सेपरेटेड मस्ट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अब आपको कौन से सॉल्यूट्स को सेपरेट करना है उस बेसिस पे भी तो आप करोगे ना। सपोज आई एम सेइंग कि मेरे को करना है एक्सचेंज पहले पॉजिटिवली चार्ज को, तो आप स्टेशनरी फेज भी पॉजिटिव ही लोगे ताकि वो नेगेटिव को रोक दे, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा, मतलब इट्स नॉट वेरी टफ। तो हाँ, अब इसके बाद द चॉइस ऑफ आयन एक्सचेंजर फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल लार्जली डिपेंड्स ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका बायोकेमिस्ट्री में आई होप पढ़े होगे, एंड अब इसमें अब आप अगर पीएच का इसके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, जिस तरीके से पीएच वेरी करेगा, पीआई कैसे वेरी करेगा, उसके हिसाब से आप इसको चेक करते हो। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे डायग्राम दिया है। सपोज इफ़ योर पीएच इज़ ग्रेटर देन योर पीआई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ पीआई होता क्या है। जिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, और इस ऐसा पीएच होता है जिसपे आपका कोई मॉलिक्यूल, जैसे अमीनो एसिड्स की बात करते हैं प्रोटीन्स में, तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, दैट इज़ योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जब पीएच ज़्यादा होता है पीआई से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो नेट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट बाइंड्स टू एन आयन एक्सचेंजर, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था।
अगर आपका पी एच पी आई के इक्वल है, नो नेट चार्ज मतलब कोई बाइंडिंग नहीं होगी, न्यूट्रल सिचुएशन, और पी आई ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये बाइंड करेगा कैटायन एक्सचेंजर के साथ। ऐसे याद कर लो कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन एक्सचेंजर के साथ बाइंड कर रहा है, क्योंकि एनायन के साथ, अब एनायन एक्सचेंजर है, एनायन नहीं है, तो एनायन एक्सचेंजर प्लस चार्ज वाला होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लो कि विच एवर हैज़ नेगेटिव चार्ज इट बाइंड्स टू द एनायन एक्सचेंजर, नाम से नेगेटिव नेगेटिव, बट एनायन एक्सचेंजर है दैट मीन्स इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ये जैसे इसमें था। अब इसमें अगर आप नीचे वाले की बात करोगे देन फिर पी आई इज ग्रेटर देन पी एच, देन वहाँ पे आपका कैटायन एक्सचेंजर से बाइंड करेगा, मतलब कैटायन एक्सचेंज कौन करेगा, पॉजिटिव को कौन खींचेगा, नेगेटिव खींचेगा, ठीक है। इसके बाद वही सब लिखा है इसमें, तो जितना मैंने आपको बताया दैट इज़ इनफ फॉर यू टू नो। अब यहाँ पे आपको बस ग्राफ के थ्रू बता दिया है प्रोटीन का नेट चार्ज, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो, और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो आपका कैसे वेरी कर रहा है ये आप देख सकते हो। ग्राफ यहाँ पे आपका जो लाइन है ये स्ट्रेट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, बट ऊपर से नीचे की तरफ को वेरी कर रहा है। तो जब पॉजिटिव आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो तब आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि pH आपका ग्रेटर होगा PI से तो नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो आयनायन एक्सचेंजर से बाइंड करेगा, ठीक है। और उसके बाद pH इक्वल हो गया तो नो नेट चार्ज, उसके बाद PI ग्रेटर है pH से तो देन इट इज़ योर नेट पॉजिटिव चार्ज एंड देन इट बाइंड्स टू द कैटायन एक्सचेंजर। इसके बाद वही चीज़ उन्होंने आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू सी हेयर, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नीचे है, ठीक है, बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे लैंड कर रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे है, इसके नीचे आपका मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला पोर्शन आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट विल बाइंड टू अ कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, मैंने नाम से बताया, नाम से याद रखना, मतलब ये नेगेटिव चीज़ से बाइंड करेगा। कैटायन एक्सचेंजर का मतलब है उस पर चार्ज खुद पे नेगेटिव होगा कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए, वही बेसिक चीज़। और वही आपका अगर इसको रिवर्स कर दोगे, इफ मॉलिक्यूल हैज़ अ नेट नेगेटिव चार्ज देन इट विल बाइंड टू एन एनायन एक्सचेंजर। आई होप दैट इज क्लियर, ओके। ये चीज़ आप ना एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। इन मोस्ट केसेज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन इज नॉट नोन, द टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर मस्ट बी चूजन बाय ट्रायल एंड एरर। ये आपके लिए जानना भी इतना, मतलब ये बस वही लिखा है। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम, तो pH chosen for buffer depends first of all on the range of stability of macromolecule। जब आप बफर चूज़ करते हो ना, तो उसके आपको कैसे चूज़ करना है उसके लिए आप pH वगैरह देखते हो, बट अभी आप CUT PG में आई गेस 10 ही दिन बचे हैं, तो अभी आप इतना डीप में मत घुसो, मतलब बेसिक टेक्निक में क्या प्रोसेस होता है उस पर आप ध्यान दो। अब ये सपोज यू हैव डिटरमाइंड दैट योर पार्शली प्योरीफाइड प्रोटीन इज स्टेबल, ये आप PDF मुझसे मांग सकते हो इन कमेंट्स और समथिंग, आई विल प्रोवाइड यू इन सम वे, ओके। सो दीज प्रॉब्लम्स यू कैन अप्लाई, और इसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो दैट इज़ नॉट something I would like to discuss because you can do it on your own if you have the clarity of concept, okay। Affinity chromatography, ये जो ऊपर क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस दिए हैं साथ में, तो if still there is a confusion then you can still ask, okay। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक विच एनेबल्स प्योरिफिकेशन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल फंक्शन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आपकी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, जैसे प्रोटीन प्योरिफिकेशन में होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे एक्सप्रेशन प्रोटीन्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी तरह से करा जाता है, मतलब एनेबल करता है प्योरिफिकेशन ऑफ दोज बायोमोलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर बायोलॉजिकल फंक्शन और इंडिविजुअल केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सपोज आपका कोई चीज, सपोज DNA सीक्वेंस है या फिर कुछ है, तो जैसे DNA सीक्वेंस है एंड वी हैव इन्फॉर्मेशन दैट वो DNA सीक्वेंस के अंदर ना बहुत ज़्यादा G सीक्वेंसेस है, G रिच है वो, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जो G किससे बाइंड करता है, C से, तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि C ज़्यादा हो वहाँ पे और GC बाइंडिंग हो ताकि वो सेपरेट कर पाए। तो इस तरह से आप इसमें करते हो।
सब्सटेंस टू बी प्योरीफाइड स्पेसिफिकली एंड रिवर्सिबली, वही यहाँ पे बात आ गई, रिवर्सिबली एड्जॉर्ब होती है टू अ लिगैंड बाइंडिंग सब्सटेंस, इमोबिलाइज होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, एंड देन इट बाइंड्स टू अ क्रोमेटोग्राफिक। कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके साथ होती है? एक बेड टाइप मटेरियल होता है, बेसिकली एक शीट समझ सकते हो, दैट इज अ मैट्रिक्स, ओके। सैंपल्स को अप्लाई करते हो आप अंडर फेवरेबल कंडीशन, एंड देन फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली बाइंड करेगा लिगैंड से, ठीक है। लिगैंड आपका कोई भी बाइंडिंग सब्सटेंस हो सकता है, इट डज नॉट स्पेसिफिकली रिफर्स टू अ लिगैंड दैट यू स्टडी इन केमिस्ट्री, ओके। सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगा आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अ लिटल अबाउट दिस। द ऑपरेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। बस ये स्टेप्स कई बार CUT PG में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि स्टेप्स एक सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। आई थिंक अभी CUT PG बॉटनी का एग्जाम था, उसमें भी आपसे कुछ पूछा गया था, इट वाज रिलेटेड टू आई गेस क्रायो प्रिजर्वेशन और व्हाट, सम स्टेप्स वर आस्क्ड। और लास्ट ईयर भी बहुत सारी एक मतलब CUT PG के क्वेश्चंस में आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं ना सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अप्रोप्रिएट लिगैंड चूज करना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स पे उसको इमोबिलाइज करना है, सपोज यू आर चूजिंग अ लिगैंड एंड यू आर फिक्सिंग इट ऑन अ मैट्रिक्स। उसके बाद आपको बाइंडिंग होगी मॉलिक्यूल्स की लिगैंड के साथ, जो भी आपका इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है आप उसके हिसाब से ही ना लिगैंड चूज करोगे जिसके साथ भी आपको बाइंड कराना है। और फिर जो नॉन स्पेसिफिकली बाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आप रिमूव करोगे, फिर इल्यूशन करोगे, मतलब जो आपको टारगेट आपको चाहिए था उसको इल्यूट कर लोगे। इल्यूट का मतलब क्या होता है? सेपरेट कर लोगे। A biospecific ligand that can be attached to chromatography matrix covalently, वो एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है। बायोस्पेसिफिक लिगैंड मतलब जो आपका टारगेट है उसके साथ जो बाइंड करे वो वाला लिगैंड हमें ढूंढने के लिए ज़रूरत है, ताकि हम सक्सेसफुली एफिनिटी प्योरीफिकेशन कर पाए। इसमें क्या क्या हो सकता है, सपोज अब ये यहाँ से समझ आएगा आपको कि ज़्यादा बेटर। सपोज अगर आप एंटीबॉडी के लिए कर रहे हो, देन यू विल यूज़ अ एंटीजन विच जो वो एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ठीक है। ये आपका एंटीजन टारगेट मॉलिक्यूल है और आपको लिगैंड कौन चूज करोगे? एंटीबॉडी ही करोगे ना। या फिर आपका कोई एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक रिएक्शन कराता है और वो सबस्ट्रेट है, आपके पास कोई चीज़ है, आपको पता है कि एंजाइम इस पे एक्ट करके ये बनाती है। फॉर से कि जैसे आपका हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज होता है, देन व्हेन इट एक्ट्स ऑन इट्स सबस्ट्रेट तो वो एक वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से एविडिन, ये याद रखना, एविडिन का टारगेट मॉलिक्यूल है। बायोटिन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? दैट इज़ एविडिन। ये बहुत बार पूछा जाता है एंट्रेंसेस में, ओके। उसके बाद आपसे बात अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे आपको सपोज पॉली ए सीक्वेंसेस के बारे में, पॉली ए सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहे हो, कब करोगे? RNA के साथ करोगे। RNA के अंदर क्या है? पॉली यू सीक्वेंसेस हैं, इसलिए आप क्या कर यूज़ कर सकते हो? यू के साथ कौन बाइंड करता है? ए, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है mRNA जो होता है यूकैरियोट्स का, इट हैज़ पॉली ए टेल, ठीक है, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ RNA। इसको आप कैसे सेपरेट करोगे? विद बाय ओलिगो DT सेल्यूलोस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। या तो आप DT यूज़ कर सकते हो, यू भी यूज़ कर सकते हो। पॉली ए टेल्स जो है वो स्टेबल इंटरेक्शन बनाएंगी DT के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो AT बेस पेयरिंग, ये तो आप मतलब बेस पेयरिंग का बेसिक रूल है, 12th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाई सॉल्ट इज एडेड टू क्रोमेटोग्राफी बफर टू स्टेबलाइज द न्यूक्लिक एसिड डुप्लेक्सेस। जब से हाई सॉल्ट डालते हो तो आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड का डुप्लेक्स बना ये स्टेबलाइज हो जाता है, बफर डालते हो बेसिकली, ओके। उसके बाद ये लो सॉल्ट बफर यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आपके जो नॉन पॉलीएडिनाइलेटेड RNA है, सपोज एक्सप्लेन इट हेयर, तो वो वॉश आउट हो जाए। सबसे पहले आपने क्या किया, आप सबसे पहले यूज़ करते हो आपका आपके पास पॉली ए टेल्स है तो आप इसके साथ DT यूज़ करोगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? पॉली ए के बाद DT यूज़ कर लिया, तब आपने हाई सॉल्ट का यूज़ किया था, अब आप एक लो सॉल्ट का बफर यूज़ करोगे, ताकि आपके जो नॉन पॉलीएडिनाइलेटेड है, मतलब जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है, वो वॉश आउट हो सके। इसकी वजह से डिस्टेबलाइज होगा, वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इल्यूट कर देगा पॉली ए को। अभी यहाँ पे देखोगे तो सपोज ये आपका TTT सीक्वेंसेस है, ठीक है, और इसको हमने साइटोप्लाज्मिक RNA के साथ डाल दिया, सच एज mRNA जिसके अंदर पॉली ए टेल्स थी, तो ये TTT AA के साथ बाइंड कर गया, ये आपका mRNA आ गया,
ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसका सेपरेशन करोगे mRNA का फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक RNAs। अब आपके सारे जो बहुत सारे mRNA थे जो आपको स्पेसिफिक मतलब अलग आपका टारगेट था, आप उसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, आप लेबल भी करा सकते हो। सपोज इन डीटी को आप किसी चीज़ से लेबल भी कर सकते हो, जैसे फॉस्फेट लेबलिंग, रेडियो लेबलिंग, वो मैं आपको पीसीआर या फिर सदर्न ब्लॉटिंग में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आफ्टर दैट इट इज़ चॉइस ऑफ लिगैंड। चॉइस ऑफ लिगैंड में स्पेसिफिसिटी, उसकी स्पेसिफिसिटी मतलब ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक बाइंड करे, रिवर्सिबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, साइज उसका बड़ा होना चाहिए ताकि वो सेवरल ग्रुप्स के साथ एक साथ में इंटरेक्ट करे। ठीक है, यानी कि बस एक ही जगह बाइंड कर रहा है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती भी है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी इज द स्ट्रेंथ बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स लिगैंड। एक लिगैंड के साथ कोई चीज़ कितनी स्ट्रांगली बाइंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, इट इज़ मेजर्ड एज योर इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केडी। इसमें ना आपका क्रैमिंग पोर्शन भी इक्वल है। पहले आपका समझने वाला पोर्शन लास्ट वीडियो में ज़्यादा था, इस ये आज जो मैं बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं। और इवन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात से मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपसे गेट में पूछा गया तो सॉरी इसमें CUT PG में पूछा गया तो देर इज़ हाई चांसेस आपसे साइज परमेशन या आयन एक्सचेंज ही पूछा जाएगा। ओके, बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कितनी स्ट्रेंथ से लिगैंड और रिसेप्टर बाइंड करते हैं। अब स्मॉलर द केडी वैल्यू जितनी छोटी होगी, सपोज आपको कोई केडी वैल्यू दी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया कि आपको कोई केडी वैल्यू दी है और आपको क्या बोला है कि एक वैल्यू है 1, एक है 2, तो आपसे पूछा ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी किसकी है, तो ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी आप ये मत कर देना कि 2 ज़्यादा होता है तो 2 की कर दी, द ग्रेटर द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द लिगैंड फॉर इट्स टारगेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बेसिकली इक्विलिब्रियम डिसोशिएट करना है आपको, तो आपकी स्मॉलर केडी वैल्यू है उस टाइम पे। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम एसोसिएशन कांस्टेंट की बात करो तो वहाँ पे आपका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट बेसिक, और ये भी आपने आई होप पढ़ ही रखा होगा कि कैसे क्या होता है। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एग्जाम को आई थिंक अभी 10-12 ही दिन रहे हैं। इसके बाद है डीएनए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डीएनए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी फैसिलिटेट करती है प्योरिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस है, हमें पता है, उसके हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, एक डबल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ कनेक्ट सीक्वेंस को केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और लिंक करते हैं एक इनसॉल्युबल मैट्रिक्स पे। वही किया फिर से, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाया, मैट्रिक्स पे फिक्स किया, मैट्रिक्स के साथ आके बाइंडिंग होगी, एक कॉलम बनेगा जो सेलेक्टिवली बाइंड करेगा प्रोटीन को और रिकॉग्नाइज हो जाएगा पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, टोटल सेल्स प्रोटीन्स इतने हैं, ये सारे आपके टोटल सेल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, टोटल सेल प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, ये आपका कॉलम है विद मैट्रिक्स जिसमें डीएनए है, डिफरेंट सीक्वेंसेस है। प्रोटीन्स जो डीएनए से बाइंड नहीं हुई, दैट डू नॉट बाइंड टू डीएनए, कैन बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम बाय पासिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो प्रोटीन्स आपकी बाइंड नहीं करी उनको आप लो सॉल्ट सॉल्यूशन से पास करके सेपरेट करा दो। अब आपकी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। सपोज आपका कॉलम में मैट्रिक्स डाला, इसके अंदर सिर्फ जीजी सीसीसी जीजीजी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये है। अब क्या हुआ, मीडियम सॉल्ट को वॉश रिमूव करता है, तो ये ऐसा रिमूव करता है कि ऑल प्रोटीन्स को रिमूव कर देगा जो कि स्पेसिफिक नहीं है फॉर दिस सीक्वेंस। सपोज आपकी प्रोटीन आके ऐसे सीक्वेंस पे बाइंड करती है, कैसे, जिसके ऊपर ये सीक्वेंस होता है, ये वाले। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस वाले के अलावा जो नॉन स्पेसिफिक होंगी वो सारी वॉश हो जाएंगी। ठीक है, यही लिखा है, नॉट स्पेसिफिक फॉर सीसीसी जीजीजी। जब आप हाई सॉल्ट करोगे, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करोगे, तो उसके बाद आपकी जो वो प्रोटीन जो स्पेसिफिकली इसको ही रिकॉग्नाइज कर रही थी वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पहले आपकी कौन सी निकल गई, जो नॉन स्पेसिफिक थी। ठीक है, वो तो बाइंड नहीं हुई, उसके बाद हमें पता है अब वो बाइंड हो चुकी है, तो हमें निकालने के लिए ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, तो हाई सॉल्ट का डालेंगे तो इल्यूट हो जाएगा। वही आपका नीचे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है, ठीक है, ये याद रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है विच ऑफ वन ऑफ दीज इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बहुत ये बेसिक क्वेश्चन होता है और हम इसमें गलत कर देते हैं। तो ये तो अब आपको मैं कोई समझा नहीं सकता कुछ चीज़ इसमें, क्योंकि आपको याद ही रखना पड़ेगा कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये कॉलम में की जाती है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम ना आपकी कॉलम ही होती है, कुछ ही होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, शीट क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम इज बेसिकली समथिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाली चीज़ें, ये सब कॉलम ही है। इट इज़ लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, मतलब मोबाइल फेस क्या है, लिक्विड है इसका। इंस्टेड ऑफ ए सॉल्वेंट, यहाँ पे आप मोबाइल फेस, यहाँ पे आप क्या करते हो, बीइंग अलाउड टू ड्रिप थ्रू अ कॉलम अंडर ग्रेविटी, इसको एक प्रेशर से आप फोर्स करते हो, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। सॉल्वेंट जो है वो आपका धीरे धीरे ड्रिप करने के बजाय आपका अंडर हाई प्रेशर जाता है। इसकी वजह से हाई परफॉर्मेंस और हाई स्पीड मिलती है, बहुत स्पीड से होगा। नाम से याद रखो, हाई परफॉर्मेंस, पी से याद रखो प्रेशर। HPLC में हाई प्रेशर मत कर देना, लेकिन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्यों? क्योंकि वो अंडर हाई प्रेशर होती है। हाई प्रेशर होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। स्टेशनरी फेज, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। और इसमें अलग अलग मेथड्स आपको अभी तक मैंने जो पिछले वीडियो से लेकर अब तक बताया है ना, वो सभी है। तो आज का वीडियो इज जस्ट लाइक अ फॉलो अप ऑफ द व्हाट आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, बिकॉज मेन जो इस चैप्टर का जेस्ट था वो लास्ट उसी में था। यही, इफ स्टेशनरी फेज इज लिक्विड द सैंपल इज पार्टीशन। अगर स्टेशनरी फेज आपका लिक्विड है तो सैंपल पार्टीशन हो जाता है बिटवीन, मतलब सैंपल जो है वो आधा एब्जॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेज में, आधा मोबाइल लिक्विड फेज में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वही, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो योर अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन दिस लास्ट वीडियो, वो वीडियो आप अच्छे से देख लोगे, शायद ये वीडियो आपको मतलब बहुत, आप 2x पे भी चलाओगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। There are two variants of partition chromatography depending on the relative polarity of the solvent and the stationary phase. इसमें आपके दो वेरिएंट्स होते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के, डिपेंड करते हैं रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट और स्टेशनरी फेज के। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज क्या होता है, पोलर होता है, और मोबाइल फेज क्या होता है, नॉन पोलर होता है। रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज पोलर होता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन द लास्ट वीडियो। रिवर्स फेज्ड HPLC इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ HPLC, सॉरी, ओके। ये आपका वही सब है कि यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिया, सॉरी कंट्रोल लगा दिया, पंप लगा दिया, ठीक है, हाई प्रेशर इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो भी आपका रिजल्ट आया वो डिटेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी एफिकेसी, स्पीड बहुत ज़्यादा है, थॉरोपुट ज़्यादा है। HPLC इज बेसिकली हाईली इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। है क्या ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट being allowed to drip through gravity, it is forced through a pressure of up to 400 atmospheres, atmospheric pressure। इतना फास्ट होता है कि ये वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स को अपने कॉलम पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर देता है, और उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरेक्शंस बढ़ेगी, इंटरेक्शंस बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल जल्दी पास करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वही बेसिक चीज़ें हैं। इसमें एडवांटेजेस देख लो इसके। एक चीज़ और, HPLC में आपका अगर आप देखोगे यहाँ पे, इन HPLC द इंक्रीज्ड रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू क्लासिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल साइज एंड लार्ज सरफेस एरिया। देखो अभी जो इंक्रीज रेजोल्यूशन आ क्यों रहा है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं इनको कॉलम पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर लेता है, उसकी वजह से जो उसका ऑलरेडी सरफेस है उसका सरफेस एरिया और बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से एड्जॉर्बेंट या फिर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से स्मॉलर द पार्टिकल साइज लोअर द फ्लो रेट, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा फिजिबल नहीं है कि हम जेल बीड्स को बहुत छोटा कर दें। अगर सपोज आप जेल बीड्स को ही छोटा कर दोगे तो ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो रेट्स जो है कम होंगे, इसकी वजह से एनालिसिस का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी यहाँ से। इसकी वजह से क्या है कि अगर आप देखोगे, अगर आपका बीड्स का ही साइज छोटा कर दिया तो वो आपका ट्रैप कैसे करेगा मॉलिक्यूल का। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो है कॉलम पैकिंग मटेरियल में यूज़ हो जाते हैं, वो सॉल्यूट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नॉट आपका ये वाले पार्टिकल जो कि मैट्रिक्स की बात हो रही है कि मैट्रिक्स में बीड्स छोटे नहीं होने चाहिए। दिस एंड दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये आपके दूसरे पार्टिकल्स की बात हो रही है और ये आपके जेल बीड्स की बात हो रही है जिसपे मैट्रिक्स बना है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, स्पीड ज़्यादा है, रेजोल्यूशन ज़्यादा है, हाई सेंसिटिविटी है, देखो पार्ट्स पर मिलियन से लेके पार्ट्स पर बिलियन तक डिटेक्ट करता है,
ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका जाता है, दैट विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी इज द मोबाइल फेस। यहाँ पे क्या होगा, कैरियर गैस होगा, नाम से ही मतलब याद रखना, जिस जो नाम में अगर एक वर्ड लिखा है तो वो मोबाइल फेस होगा, दो वर्ड लिखे हैं तो पहले वाला मोबाइल होगा, सेकंड वाला यूजुअली स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी फेज इज आइदर अ सॉलिड, जो मैंने आपको अभी बोला कि अगर फर्स्ट वर्ड पे गैस है तो मोबाइल फेज वो होगा, और सॉलिड सेकंड वर्ड है तो मतलब वो आपका स्टेशनरी फेज होगा, या फिर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, ऑन एन इनर्ट सपोर्ट टर्म्ड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यूजुअली गैस क्रोमेटोग्राफी जो हम बात करते हैं वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। तो ये यूज़ किस लिए होती है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होती है इन द गैस फेज। इट्स यूज इज देयर फॉर कन्फाइंड टू एनालाइट्स दैट आर वोलेटाइल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इफ़ यू हैव अ गिवन सम एग्जाम्पल एंड इट इज़ वोलेटाइल, बट तो फिर वो थर्मली स्टेबल होगा लेकिन वोलेटाइल होगा, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम इसकी आगे, तो इसमें क्या होता है, एनालाइट जो आप लेते हो इट इज़ पार्टीशनड बिटवीन अ गैशियस मोबाइल फेज गैशियस है, एंड अ लिक्विड फेज विच इज़ इमोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ इन इनर्ट सॉलिड पैकिंग। ठीक है, लिक्विड आपने लिया तो है, लिक्विड स्टेशनरी फेज कि एक इनर्ट सॉलिड की पैकिंग पे फिक्स्ड है। इसकी वजह से मोबाइल फेज गैस को, एक बात मैं अभी बोल सकता हूँ आपको कि गैस क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम में आना मतलब एक तरह से ना ही समझो, बस एक बात याद रख लो, मेन जो मैं बता रहा हूँ कि वोलेटाइल चीज़ों को सेपरेट करते हैं। मोबाइल फेज गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड द कैरियर गैस। ठीक है, ये आपके इसके बाद कैरियर मस्ट बी ड्राई, फ्री ऑफ ऑक्सीजन, केमिकली इनर्ट। ठीक है, कैरियर गैसेज में आप किसको यूज़ करोगे, हीलियम, नाइट्रोजन, जो स्टेबल गैसेज होती हैं जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, इनको यूज़ करते हो। ये प्रेशर टैंक्स में अवेलेबल होती हैं, ये आप देखोगे यहाँ पे गैस सिलेंडर है, ये गैस कंट्रोलर है, ये इंजेक्शन पोर्ट है, मतलब यहाँ से जाता है, यहाँ पे कॉलम है जहाँ पे सेपरेशन होती है, डिटेक्ट होती है, डाटा प्रोसेस होता है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दे आर द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज, ठीक है, द नेचर ऑफ मोबाइल फेज एंड टू सम एक्सटेंट टेम्परेचर। किसकी बात हो रही है, इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दे आर द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज, और नेचर ऑफ मोबाइल फेज भी होगा, और कुछ सम एक्सटेंट पे डिपेंडेंट किस पे भी हो सकता है, पैरामीटर टेम्परेचर पे भी हो सकता है। गैस में जो होगा वो स्टेशनरी फेज और टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है रादर देन योर मोबाइल फेज। उसके बाद ऑल्सो इन योर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोथ द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इंटरैक्ट करते हैं एनालाइट्स के साथ। ठीक है, लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ स्टेशनरी फेज इंटरैक्ट करता है, आपका गैस जो मोबाइल फेज है या फिर जो गैसियस फेज है वो इंटरैक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें याद रखना कि ऐसी कौन सी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें सिर्फ स्टेशनरी फेज इंटरैक्ट कर रहा है तो इन एनालाइट्स के साथ, तो वो आपका जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, so that brings us to the end of this topic, and if you have any doubts I will suggest focus on this portion more what was in starting। okay, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपका ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लेट मी जस्ट एक आप यहाँ अपना क्लासिफिकेशन एक बारी देख लो, उसके बाद आप एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन समझ लो, उसके बाद आप लिक्विड लिक्विड पार्टीशन समझ लो, इसमें भी आपका बहुत बेसिक है, साइज एक्सक्लूजन समझ लो, ये बहुत इसी डायग्राम को ही समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तो यू कैन रेफर टू दैट। और उसके बाद आयन एक्सचेंज, बस यहाँ तक भी करोगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बस गैस क्रोमेटोग्राफी जो आगे बताया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, पूरा समझने का, पूरे उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अ हायर लेवल एग्जाम। CUET PG इज़ नॉट अ वेरी डीप थिंकिंग क्वेश्चंस आर देयर, तो आप बस उसका एटलीस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पढ़ लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आई लिंक दिस वीडियो एंड थैंक यू।